देखिए, केमिस्ट्री का बेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर आज जो पढ़ा रहे हैं उसका नाम है पदार्थ। क्या नाम है? पदार्थ। एकदम आराम से पढ़िए, कहीं कट नहीं ना रहा है बाबू। पदार्थ है। पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मैटर। देखिए, अब आप लोग इस चीज को भी समझ लीजिए, पदार्थ है क्या चीज, है ना? पदार्थ की क्या परिभाषा और पदार्थ कहेंगे किसको, इन सभी बातों को ध्यान से समझिए, सीधा बैठ जाइए ताकि हम अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। देखिए, आप एक चीज और समझिए, इसको द्रव्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रव्य। अगर इस टाइप का द्रव्य है इसका मतलब है कि पदार्थ है। नहीं कहते हैं कि तनी द्रव्य, पंडित जी कहते हैं ना कि चढ़ाइए, तो द्रव्य माने क्या चीज? पैसा। उस द्रव्य माने क्या चीज? पैसा। तो पैसा भी क्या है? एक पदार्थ है। पैसा भी क्या है? एक पदार्थ है। लेकिन जो पानी वाला जिसको द्रव कहते हैं, तो उसको द्रव्य नहीं कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? द्रव। उसको क्या बोला जाता है? द्रव। लेकिन ये जो द्रव्य है इसका मतलब हो गया पदार्थ। समझ में आ गई बात? यस सर। तो चलिए, सबसे पहले ये पदार्थ है क्या चीज। अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ कहेंगे किसको, तो देखिए बहुत सिंपल ढंग से पदार्थ के बारे में समझिए कि वे सभी पदार्थ, वे सभी वस्तुएं। पदार्थ की अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरता हो, जो क्या करता हो? स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। कितना सिंपल परिभाषा है। कोई पूछे कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो कितना आप इस चीज को पदार्थ कहिएगा, तो भैया पदार्थ की क्या परिभाषा है? जो स्थान घेरे। तो क्या ये स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? अगर हम यहाँ पे रख दिए तो इतना स्थान कोई कवर कर लिया कि नहीं कर लिया? जिसमें द्रव्यमान हो, माने जिसका कुछ वेट हो, तो अगर इसमें हम इसको जोखेंगे, इसको हम लोग तौलेंगे, तो इसमें वजन होगा ना कुछ। जो अवरोध उत्पन्न करता हो, तो ये भी तो किसी चीज को अगर इसे अगर जा रहा है तो इसको इतना क्षमता है कि थोड़ी ही से चीजों को ये अवरोध करे, माने रोके, तो इतना तो इसकी क्षमता है ना। तो बस यही पदार्थ है। वे सभी वस्तुएं, है ना, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, है ना, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, वे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। क्लियर हो गया? यस सर। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? डिफिनेशन अगर पूछेगा कि जरा परिभाषा बताइए किसकी? पदार्थ की, तो कैसे बोलेंगे? देखिए, वे सभी वस्तुएं जो क्या करे? स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, वजन हो, जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो। समझ में आ रहा है सबको? कट नहीं रहा है? जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, क्या कहलाते हैं ये सब के सब? उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। कितने बच्चों को ये बातें समझ में आ गई? कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे, द्रव्यमान हो, अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध का मतलब विरोध। अवरोध का मतलब क्या चीज? विरोध उत्पन्न करे, वो सबके सब पदार्थ हैं। आपके दिमाग में कौन कौन सा ऐसा चीज लगता है? कौन कौन वस्तु ऐसा लगता है? बताइए तो जरा सा। सब चीज। आपका बैगवा नहीं है, बेंचवा नहीं है, टेबल नहीं है, बोर्डवा नहीं है, कलम है ना, शर्ट है ना, मोबाइल है ना, ये है ना, हम भी तो पदार्थ हैं।
हम तो आओ बढ़िया मोटे मोटे स्थान घेर रहे हैं, बड़का बड़का। तो हम पदार्थ हैं कि नहीं हैं? तो पदार्थ हर चीज हो सकता है। जो सजीव है वो भी पदार्थ है, आज जो निर्जीव है वो भी है। हवा भी पदार्थ है, जिसको हम आंख से देखते हैं वो भी पदार्थ है, जिसको नहीं देख रहे हैं वो भी पदार्थ है। जैसे हवा में भी द्रव्यमान है ना, हवा में स्थान घेरती है ना। अब बताइए हवा कैसे स्थान घेरती है? तो आप टायर देखे हैं? तो टायर जब हवा डालिएगा उसमें, तो हवा की वजह से ना फूल जाता है। बोलिए, हवा की वजह से ना फूल जाता है। तो क्या किया? स्थान घेरा कि नहीं घेरा? पूरा एकदम घेरा स्थान। अच्छा एक चीज बताइए, हवा विरोध उत्पन्न करता है। अब एक काम कीजिए, तो कभी कभी आंधी आती है, कभी कभी आंधी आ जाता है, और अंधिया के देने में आप लोग चलने लगते हैं, तो जल्दी बढ़िया से बढ़ने देता है? पूरा रोकता है। लगता है कि कहते हैं ना हम लोग ऐसे कि हवा लगता है कि ठेल देगा हमनी के। तो उसमें कुछ बात है तभी ना ठेल दे रहा है जी। अब पीठ पर के हवा मिला तब क्या होगा? एकदम साइकिल के भन भना के उड़ा देते हैं, है ना। एक पेंडल मारिएगा, हवा के वहां पहुंच जाइएगा। अब हवा के अगर विपरीत दिशा में जाइएगा तो देखते हैं कितना जोर जोर से पेंडल मारना पड़ता है। समझ में आ गया बात ना? उसमें वजन होगा, उसमें वजन होगा कि नहीं होगा? कैसे वजन होगा? तो एगो खाली बैलून ले लीजिए, उसको नाप लीजिए, तौल लीजिए, एगो में पूरा हवा भर करके नापिए, दोनों में वजन में फर्क हो जाएगा, है कि नहीं? स्थान घेरता है। तो भैया पहले बैलून इतना था, वो हवा भर दिए तो पूरा फूल करके हो गया इतना बड़ा, तो वो स्थान घेर लिया ना इतना। तो हवा स्थान घेरता है कि नहीं? तो कोई व्यक्ति अगर इसका एग्जाम्पल पूछेगा मेरे भाई, तो क्या बताइएगा? आदमी, मोबाइल, कलम, कलम, किताब, और बोलो बैग, कितना लिखेंगे? ईटी से एकत्रित कर देते हैं, एकत्रित में पार लगा दे रहे हैं। क्या चीज? ईटी से। पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ के बारे में कितने बच्चों को समझ में आ गया? हम पूछ लें? खड़ा हो जाओ तुम। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरे और अवरोध उत्पन्न करे, और द्रव्यमान मतलब भार हो। द्रव्यमान मतलब भार, भार का मतलब वजन, जिसमें वजन हो, है कि नहीं? बैग में वजन है ना, मोबाइलों का वजन होता है ना, तो सब के सब क्या है? पदार्थ है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अब जरा सा हम पढ़ लेते हैं पदार्थ के गुण। अब क्या पढ़ लेते हैं? पदार्थ के गुण। देखिए पदार्थ के गुण, ध्यान से समझिएगा। पदार्थ के क्या गुण हैं, बहुत अच्छे से समझिए। तो सबसे पहला इसका गुण देखिए, सभी पदार्थ, आपका जो भी पदार्थ हो, जो भी पदार्थ हो, सभी पदार्थ कणों का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? कणों का बना होता है। सभी पदार्थ किस चीज का बना होता है? कणों का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कणों का। आपका भी शरीर कण का नहीं, हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तो यहां पर जीवित पदार्थों में कोशिका, जीवित पदार्थों में जो कोशिका हुआ, यह कह सकते हैं कि एक प्रकार से कण ही है। एक प्रकार से क्या है? कण ही है। लेकिन निर्जीव जो पदार्थ हैं उसमें क्या चीज से बनते हैं? अगर हम आप इसको एकदम खूब टुकड़ा 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 एकदम करते जाइएगा, तो एकदम सबसे एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक कण की तरह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? कण की तरह। तो जितने भी पदार्थ का निर्माण हुआ है, वे सभी के सभी पदार्थ किसके बने होते हैं? कणों का बना होता है। किसका बना होता है? कणों का बना होता है। समझे कि नहीं? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जीवों का शरीर का कण किसको कहेंगे, तो कोशिका को बोलेंगे। जीवों का शरीर का कण किसको बोलेंगे? कोशिका। क्या कोशिका को आप देख पाते हैं? इसका मतलब कि माने कण बहुत छोटे होते हैं। कण कैसे होते हैं?
बहुत छोटे होते हैं। तो हम इस बात को लिखेंगे कि सभी पदार्थ कणों का बना होता है। और कण कैसे होते हैं? तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कण कैसे होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म। तो पदार्थ का गुण है कि सभी पदार्थ कणों का बना होता है। कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब बड़ा ना, सूक्ष्म का मतलब क्या होगा? जोर से बोलिए, छोटा। इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए है ना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। वो इतने छोटे हैं। फिर भी कुछ ऐसे कण हैं जो आपको दिखाई दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां पदार्थ का गुण क्या है? सभी पदार्थ कणों का बना होता है, पहला गुण बताए। दूसरा गुण क्या बताए? कण अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत? आवाज लगाइए थोड़ा सा ताकि पढ़ाने में हमको मजा आए। समझ में आ रही है बात? ना लगता कि बरियारी बोल दिए। यहां तक जो बातें पढ़ाई कितने बच्चों को समझ में आ गया है? इतना बच्चा को समझ में आया है। चलिए ठीक है, आगे देख लीजिए। पदार्थ का जो कण होता है मेरे भाई, पदार्थ का कण कैसा होता है? तो पदार्थ का कण गतिशील होता है। कैसा होता है? गतिशील। अच्छा एक चीज बताइए, गतिशील अगर नहीं होता, गतिशील होता है, अगर गतिशील नहीं होता तो पानी फिर बहता कैसे? है कि नहीं? दूध गिर जाता है जमीन में तो टघर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे चला जाता है? समझ में आ रही है बात हम क्या बोल रहे हैं से? अब देख लीजिए, हम लोगों को ध्यान में रखिएगा। पदार्थ की तीन अवस्था है, एक है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस। मुख्य रूप से अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ से कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो मुख्य रूप से तीन, और ऐसे बोलना है पांच। कितना बोलना है? पांच। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव, तीसरी अवस्था है गैस। है कि नहीं? तो ये तीन तो मुख्य अवस्था है पदार्थ की। समझे कि नहीं? लेकिन दो अवस्थाएं और पाई जाती हैं जिसका नाम है, एक का प्लाज्मा। क्या नाम है उसका? प्लाज्मा। और ये पांचवा जो है उसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक और अवस्था है पदार्थ का जिसका नाम क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम लोग प्लाज्मा और कंडेंसेट को पढ़ेंगे बाद में। हम लोग मुख्य जो अवस्था है उसके बारे में ध्यान देंगे, ठोस, द्रव और गैस पर। अभी आप देखिए, पदार्थ का कण गतिशील है। गतिशील का मतलब क्या होता है? माने उसमें गति है। माने गति का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का गुण है। इसीलिए पानी क्या होता है? बहता है। लेकिन ठोस पदार्थ को देखे हैं बहते हुए? ठोस पदार्थ टघर करके यहां से वहां तक चला जाता है? कि कॉलम इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा रहेगा, चाहे आज देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, तरसों देखिए। बात समझ आ रही है? लेकिन यह है क्या चीज? इसमें भी गति है, लेकिन ये जो गति है ठोस में इतना कम है कि यह बहता नहीं है। लेकिन वही अगर हम द्रव्य की बात कर लें, पानी की बात कर लें, दूध की बात कर लें, तो उसके जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है? बहाव का गुण होता है। समझे कि नहीं? आप ठोस का जो अणु देखिएगा, ठोस का जो कण देखिएगा, ठोस का कण बिल्कुल सटा सटा रहता है, एकदम ऐसे ऐसे रहेगा, सटा सटा एकदम। समझे कि नहीं? कैसे रहेगा? सटा सटा रहेगा। इसीलिए कड़ा भी होता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस। एकदम सटा सटा रहता है। द्रव का जो कण होता है ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम सटा रहता है। द्रव का जो कण रहेगा वो ऐसे रहेगा। द्रव्य का कण जो रहेगा वो ऐसे रहेगा। देख रहे हैं ना? द्रव्य का कण ऐसे रहेगा। और गैस का तो कहना ही नहीं है। गैस का जो है एगो यहां है, तो एगो यहां है, तो एगो यहां है, तो एगो यहां है, तो एगो यहां है। इसीलिए गैस क्या है?
गैस के कण जो है से बहुत दूरी पर होते हैं, है ना, उनके कण बहते नहीं है बल्कि एकदम पूरा रूम है ना, तेजा पर इत्र छीट दीजिएगा ना तो पूरे रूम को सुनाई देगा, चूंकि गैस है वो। और गैस के कण जो होते हैं वो बहुत दूरी पर और गतिशील ज्यादा होते हैं, समझे कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो पदार्थ का कण कैसा होता है, गतिशील, तो सबसे कम गति किसमें होता है, ठोस में, लेकिन इससे ज्यादा होता है किसमें, द्रव में, और इससे ज्यादा किसमें होता है, गैस में। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कणों की जो गतिशीलता होती है वह सबसे कम किसमें होती है, तो ठोस में, और सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो गैस में। क्लियर हो गया? तो इसके बारे में समझ में आ गया आप लोगों को? अब देख लीजिए, एक बात और समझ लीजिए बहुत अच्छे से। पदार्थ के कण जब गतिशील ही नहीं होते हैं बल्कि इनके कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल। तो इस बात को लिखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, सीधा बढ़ जाइए, पदार्थ के कणों के बीच, ध्यान समझिएगा, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है, एक आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल है तबे नहीं सटा हुआ है, आकर्षण बल है तबे ना कुछ ही दूरी पर है। आकर्षण बल है ऐसा नहीं ना कि एक ही को कण है और बाकी सब भाग गया यहां से वहां तक, कुछ तो कण है जो यहां से यहां से यहां तक कर रहे हैं उसको, है कि नहीं। हाँ, ये एकदम सटा सटा है, ये थोड़ी दूरी पर है और ये बहुत दूरी पर है, लेकिन है तो। और ये प्रत्येक कण के बीच, प्रत्येक कण एक दूसरे को एक बल लगा करके अपने में सटाए हुए हैं, एक बल के द्वारा क्या किए हुए हैं, सटाए हुए, एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहा है। तो वही लिखे कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल। इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। अब हमको बताइए, यह आकर्षण बल कणों के बीच में, एकदम ध्यान से समझिएगा, सीधा बढ़ जाइएगा, यह जो आकर्षण बल है आप ठोस में ज्यादा देख रहे हैं कि द्रव में ज्यादा देख रहे हैं कि गैस में ज्यादा देख रहे हैं? जोर से बोलिए, हक बकाइए नहीं, जो आता है बोलिए, किसमें आपको दिखाई दे रहा है ज्यादा? यानी कि आपने कहा कि अंतराणविक आकर्षण जो बल है वो सबसे ज्यादा किसमें है, ठोस में। अब देखिए यहां पे ठोस में अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है ना, और ठोस में ज्यादा है तो ज्यादा वाला चिन्ह कर दिए इधर। द्रव में इससे कम है और गैस में तो बहुत ही कम है। क्या जी सही बताया कि गलत बताया? क्या हमने लिखा, पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल मजबूत है किसमें, ठोस में। इसीलिए इनके कण क्या होते हैं, सटे सटे रहते हैं। द्रव में कुछ कम है आकर्षण बल जिसके कारण वह कुछ दूरी पर होते हैं, और गैस में आकर्षण बल एकदम कमजोर होता है जिसकी वजह से गैस के कण जो होते हैं वो एक यहां है, एक यहां है, एक वहां है, एक वहां है ना। तो अब ई वाला जिसे मान के यहाँ इत्र छिटेंगे तो इसका कण उड़ करके इस कण में, इसका कण उसमें 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 पहुंच गया, यानी कि यहां इत्र छिटिएगा वहां पे सुगंध देगा। आगे समझ में? तो सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में। अच्छा, तो आपसे कोई पूछेगा कि जो कणों के बीच में आकर्षण बल होता है उसको कौन सा बल कहा जाता है, तो अंतराणविक आकर्षण बल। याद रहेगा? अब देख लीजिए, अब ध्यान से और समझिए, अब और ध्यान से समझिए थोड़ा सा। यहां पे हम लेते हैं, देखिए पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पढ़ लिए, यही नहीं पदार्थ के कणों के बीच
पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो अब बताइए हमको, अगर मान के चलिए पदार्थ के बीच में कैसे रिक्त स्थान होंगे, तो अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, ये तो आपका बल का आपको हम बता रहे हैं ठोस का। देखिए इसके अणु तो आपस में सटा सटा रहता है, इसके अणु कैसा है? सटा सटा है। अब देखिए तो यहां पे देखिए, आपको एक दिखाई देगा स्थान, रिक्त जगह, खाली जगह। यहां पे देखिए तो खाली जगह दिखाई दे रहा है। यहां देखिए, हम जो लाल रंग से रंगेंगे, देखिएगा उसको खाली जगह को हम रंग रहे हैं। आप देखिए तो क्या ये अपनी खाली जगह नहीं है? यहां खाली जगह नहीं है, यहां खाली जगह नहीं है, ये खाली जगह है, यहां भी खाली जगह है, यहां भी खाली जगह है, यहां भी खाली जगह है। तो हमने यही बात कहा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं, यही बात हमने लिखा। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? खाली जगह। अब ईट तो हो गया ठोस में, अब जरा द्रव में देख लीजिए। अब ये देखिए, ये तो हो गया ठोस में। देखिए यहां पे लिख देते हैं ठोस, ये वाला बनाए हैं हम किसका? द्रव का, और ये वाला बनाए हैं गैस का। उसी प्रकार से ये वाला है ठोस। अब देखिए, चूंकि द्रव में तो आकर्षण बल कम है, यानी कि उसके कण थोड़ा दूरी पर होते हैं। अब द्रव को देखिए, द्रव है, ये क्या है? द्रव्य है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब बताइए, इसमें रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा है कि माने ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है। अब गैस में ले लीजिए, अब बताइए, गैस में जो स्थान है ये बहुत ज्यादा है कि तनी मनी ज्यादा है? अब हमको बताइए, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं, आप लोगों ने जाना। सबसे ज्यादा रिक्त स्थान आपको कहां दिखाई दिया? और सबसे कम रिक्त स्थान कहां दिखाई दिया? तो अगर हम ऐसे लिखें कि ठोस में रिक्त स्थान है ना, ठोस में जो है रिक्त स्थान बहुत कम, ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम, और ठोस में रिक्त स्थान क्या होगा? बहुत कम। द्रव में क्या होगा? रिक्त स्थान ज्यादा होगा, और गैस में तो और ज्यादा होगा रिक्त स्थान। गैस में क्या होगा? और ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। और सबसे कम किसमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं? इस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतराण्विक स्थान। इस स्थान को क्या बोलेंगे? अंतराण्विक स्थान। इस बल को क्या बोलेंगे? अंतराण्विक आकर्षण बल। इसको क्या बोलेंगे? अंतराण्विक स्थान। तो आपको बताइए, सबसे ज्यादा स्थान कहां होता है? गैस में। और सबसे कम स्थान किसमें है? ठोस में। क्लियर हो गया? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा पदार्थ की परिभाषा, और उसके बाद आपने पढ़ लिया पदार्थ का गुण। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? तो ये पदार्थ के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से पदार्थ की अवस्था। क्या पढ़ लेंगे हम लोग? पदार्थ की अवस्था। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था। अगला टॉपिक, पदार्थ की अवस्था। तो हम लोगों को पता था कि पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन तुम बोलती नहीं है जी। तो हम लेकिन कितना बताया कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। लेकिन मुख्य कितना अवस्था है? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ध्यान से पढ़िएगा। पदार्थ की जो अवस्था है वह है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है
गैस। ठोस को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सॉलिड, इसको कहते हैं लिक्विड, और इसको कहते हैं गैस। पदार्थ की तीन, वह दोनों पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा देर के बाद। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। लेकिन अभी मुख्य रूप से पदार्थ की जो अवस्था है ठोस, द्रव और गैस, इसको हम लोग जरा सा देखेंगे। तब हमने एक टॉपिक बनाया, ठोस, द्रव और गैस की विशेषताएं। ठोस, द्रव और गैस की विशेषताएं बना दें। ठोस, द्रव और गैस की विशेषताएं, ये हमने एक अलग टॉपिक बनाया, ध्यान से समझिएगा। ठोस, द्रव और गैस की विशेषताएं। अब इसको एक टेबल बना करके हम आपको समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? टेबल बना करके। कैसे समझाते हैं सो देखिए, यहां पे टेबल देखिए हम बना रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हम विशेषताएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विशेषताएं। यहां पर किसको रखते हैं? ठोस को। यहां पर हम किसको रखते हैं? द्रव्य को। और यहां पर हम किसको रखते हैं? आपको गैस को। ध्यान से समझिएगा। हम विशेषताएं पढ़ते हैं किसका? ठोस का, द्रव्य का, गैस का। विशेषताओं में देख लीजिएगा, सबसे पहले अभी आप लोगों ने पढ़ा है अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक आकर्षण बल, ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो चलिए ध्यान से देखिए। विशेषताओं में सबसे पहला देखिए, यहां पे सबसे पहला विशेषताओं में देखिएगा, अंतराण्विक आकर्षण बल। अब आप ही लोग से हम पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। अंतराण्विक आकर्षण बल। आपसे कोई पूछेगा कि अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल, जिसकी वजह से वे ठोस, द्रव और गैस कहलाते हैं, है ना। और इन्हीं आकर्षण बल को ही हम लोग कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या कोई गलत है? अब हमको बताइए बहुत अच्छे से। अभी आप लोगों ने देखिए, इसके पहले पढ़ा था, प्लस कर दिए, ध्यान से देखिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है। इस बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। यह बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में, उसके बाद और उसके बाद गैस में। अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो देखिए अब यहां बताइए, अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में ज्यादा कि कम? सबसे ज्यादा। तो यहां लिख देंगे कि विशेषता में कि ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। देख रहे हैं कि नहीं? द्रव में कैसा रहता है? तो ठोस से कम। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? ठोस से कम। और गैस से ज्यादा। ठोस से कम और गैस से ज्यादा। आकर्षण बल किसमें होता है? द्रव में। और सबसे, इसमें क्या लिखेंगे? अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम, सबसे कम। पहली विशेषता को तो हम लोग क्या कर लिए? फरियाद दिए। पहली विशेषता फरियाद दिए कि नहीं फरियाद दिए? तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में कैसे होते हैं, तो सबसे ज्यादा, द्रव में ठोस से कम और गैस से ज्यादा। और गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल कैसे होते हैं? तो सबसे या सबसे कमजोर भी बोल सकते हैं। सबसे कम या सबसे सबसे कम के मतलब क्या चीज? नगण्य। कुछ नहीं है उसके पास। क्या है? नगण्य है। आ गया समझ में?
अब दूसरा देख लीजिए ध्यान से। पहली विशेषता आप लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए अंतराण्विक स्थान पर, किसके बारे में पढ़ लेंगे? अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान को समझ लीजिए। अब बताइए, आपने जाना कि प्रत्येक कण है ना, जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त स्थान। हम लोग पदार्थ के जब गुण पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े ना कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। उसी रिक्त स्थान को अंतराण्विक रिक्त स्थान या अंतराण्विक स्थान उसको बोला जाता है। अब बताइए, आपको यह जो अंतराण्विक स्थान है ठोस में कैसा दिखाई दिया? सबसे कम कि सबसे ज्यादा? सबसे कम। एकदम आप लोग समझ रहे हैं बढ़िया से। ठोस में अंतराण्विक स्थान सबसे कम कि सबसे ज्यादा? सबसे कम। तो यहां लिख दीजिए सबसे कम। सबसे कम पाया जाता है अंतराण्विक स्थान किसमें? ठोस में। लेकिन द्रव में? अब बताइए, ठोस से ज्यादा पाया जाता है ना स्थान, लेकिन गैस से कम। तो यहां लिखिए ठोस से ज्यादा पाया जाता है, ठोस से ज्यादा और गैस से कम। एकदम बच्चा की तरह पढ़िए, गैस से कम। और गैस में बताइए अंतराण्विक स्थान क्या होता है? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। हमको तो लगता है कि तू ही लोग दूसरा को पढ़ा देगा। ना पढ़ा देगा? सबसे ज्यादा होता है किसमें? अंतराण्विक स्थान, गैस में। यहां तक क्लियर हो गया? अब तीसरा पर बात कर लीजिए। किस पर बात कर लीजिएगा? तीसरा पर। दिखाई कम दे रहा, दिखाई दे रहा है आप लोग कोई वाला रंगवा? दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग आकृति पर बात कर लेते हैं। विशेषता में एक हम देख लेते हैं आकृति पर। किस पर बात करते हैं? आकृति। दिखाई दे रहा? हमरे ने दिखाई दे रहा है। ये आप लोग दिखाई दे रहा है? मोबाइलों में दिखाई दे रहा है हो? अच्छा अच्छा। आकृति के बारे में देखिए, आपको क्या लगता है ठोस की आकृति? जैसे मान के चलिए कि किताब कॉपी है, ये किताब है, कॉपी है ये, तो ये कॉपी की आकृति जो आज है कल भी ऐसे रहेगा कि तुरंत बढ़ उड़ जाएगा? ये ऐसे रहेगा। अच्छा बोतल है, ये तो बोतल, ये बोतल है, इसकी आकृति ऐसी है। 2-4-10 दिन के बाद ये घटेगा कि बढ़ेगा? ओ ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा ये कलम है, इसकी आकृति लगता है कि परसों घटेगा ना? हाँ कैसा रहेगा? ऐसे ही रहेगा। ये जो माइक लगा यहाँ पे साउंड बॉक्स लगा हुआ है, इस साउंड बॉक्स देख रहे हैं आप लोग? हमको लगा जहाँ लगा था ना बच्चा था, उसने था। अब हमको इस आधार पर बताइए, ये सब तो ठोस के हम नाम लिए। तो अब बताइए तो आकृति इसका कैसा रहेगा? निश्चित कि अनिश्चित? आकृति इसका क्या हो जाएगा? जो बोल रहा है वही लिख रहे हैं, फिर हमको मत कहिए कि सर गलत पढ़ा दिए। तो आप बताइए ठोस की आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है। बहुत अच्छा। ठोस की आकृति कैसी होती है? निश्चित। द्रव्य के आकृति कैसी होगी? अनिश्चित होगी। काहे कि जैसे द्रव में लेके चलिए पानी को जग में डालिए तो जग क्या आकृति का हो गया? लोटा में डालिए तो लोटा क्या आकृति का हो जाएगा? थरिया में डालिएगा तो कैसा आकृति का हो जाएगा? अच्छा अब उसको क्या कीजिए, धरती पर गिरा दीजिए, तब कौन आकृति का होगा? पता चले कौन आकृति का है से? तो इसका आकृति कैसा होगा भाई? अब समझ रहा है तो साइंस बढ़िया से। कैसा होगा इसकी आकृति? अच्छा एक चीज हमको बताइए,
द्रव्य की आकृति कैसी होगी? अनिश्चित। अब गैस के, तो जब एकरे आकृति न निश्चित है तो एक भयंकर अनिश्चित होगा, है कि नहीं? गैसवा के तो और भयंकर अनिश्चित होगा जी। क्या गलत कि सही पढ़ रहे हैं आप लोग? हमको लग रहा है दिखाई देगा कि नहीं देगा। दिखाई दे रहा है? तो आकृति पढ़ लिए, तो अब हमको बताइए ठोस की आकृति कैसी होती है? द्रव्य का, गैस का। बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ रहे हैं। अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं अगला विशेषता आयतन के बारे में। किसके बारे में? आयतन के बारे में। हाँ, आयतन के बारे में देखिए। आयतन पढ़िए, आयतन के बारे में। आयतन, आकृति तो समझ में आ गया? अब बताइए इसका जो आयतन होता है, आयतन जैसे इसमें कितना वस्तु रखा जा सकता है, समझ में आ रही है बात ना? देखिए आप इसको समझिएगा। मान के चलिए कि आयतन के बारे में जैसे ही हम लोगों को पूछा जाएगा कि ठोस का जो आयतन होता है, मतलब उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, जो ठोस है, तो जब इसकी आकृति निश्चित होगी, आकृति इसकी क्या होगी? निश्चित होगी। आकृति क्या हो जाएगी? निश्चित होगी। तो इसका आयतन भी क्या हो जाएगा? निश्चित। आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित। जैसे 1 लीटर आप पानी लिए हैं, तो 1 लीटर पानी को चाहे आप जग में रखिए, चाहे आप जो है थाली में रखिए, चाहे उसको कुछ भी जगह पर रखिए, आकृति चेंज हो सकती है, लेकिन क्या वो 1 लीटर से आधा लीटर का हो जाएगा? नहीं सर। कि जितना है उतना ही रहेगा? यस सर। तो अब बताइए, द्रव का आकृति अनिश्चित होती है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। अब समझ आ रही है बात? यस सर। तो आयतन क्या हो जाएगा इस ठोस का? निश्चित। और इसका बताइए, ये द्रव का क्या हो जाएगा? इसका भी निश्चित। लेकिन गैस के बारे में अगर हम लोग बात करें, गैस के बारे में हम लोग बात करें, तो भैया बताइए आप हमको, गैस को हम देखे हैं? नहीं सर। अब इसकी आकृति जब अनिश्चित है, तो आयतन की अगर चर्चा करेंगे, तो देखिए ध्यान से, आयतन की चर्चा करेंगे तो आयतनों इसका जिस जगह पे रख दीजिएगा, जैसे अगर गैस को थोड़ी सी जगह में रखेगा तो ओकरे में रह जाएगा, समझ में आ रही है बात ना? लेकिन उसको अगर बड़ा पात्र में रखेगा तो गैसवा चारों ओर फैल जाएगा। उतना ही गैसवा को अगर वो कमरा में रखेगा तो कमरा भर में फैल जाएगा। तो अब हमको बताइए कि गैस को अगर हम डिब्बा में रखेंगे तो इतना बड़ा में, लेकिन दूसरे में रखेंगे तो उस बड़ा रूप धर लेगा, और बड़ा में रखिएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो क्या उसका आयतन निश्चित हुआ? नहीं। उसका आयतन क्या हो गया? अनिश्चित। उसका आयतन क्या हो गया? अनिश्चित। आ गया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया समझ में? अब जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, घनत्व को चर्चा कर लेते हैं। किसका चर्चा कर लेते हैं? घनत्व। घनत्व किसको कहेंगे समझ लीजिए। इसे घनत्व को समझिए। घनत्व किसको कहेंगे सर? घनत्व का मतलब होता है, इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हम लोग बता सकते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है सूत्र। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए घनत्व किसे कहते हैं? जिस आप देखिए घनत्व को ऐसे समझिए, दशहरा का मेला होने वाला है, और इस दशहरा के मेला में बहुत भीड़ होगी। जगह जो पहले से था वो आज भी है, उतना ही जगह में भीड़ की संख्या ज्यादा। तो हम लोग बोलते हैं कि घनत्व उसका क्या हो गया? ज्यादा हो गया।
जैसे गांव में जगह ज्यादा और रहने वाला आदमी कम, तो गांव का घनत्व क्या हो गया? कम। और शहर में जगह कम और आदमी ज्यादा, तो उसको कहेंगे कि शहर का घनत्व क्या है? ज्यादा है। मेला का घनत्व क्या है? ज्यादा। उसमें हम लोग ठूस ठास के भर दिए। जैसे मान के चलिए कि क्लासरूम है और इसमें 500 बच्चा भर दिए, तो घनत्व इसका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। घनत्व क्या हो गया? ज्यादा। लेकिन अगर हम 40 बच्चा रखें तो घनत्व क्या हो गया? कम। समझ में आ रही है बात ना? तो घनत्व का मतलब क्या हो गया? घनत्व का मतलब हो गया कम जगह में ज्यादा पॉपुलेशन, कम जगह में ज्यादा पॉपुलेशन। समझ में आ रही है बात? तो अब बताइए, ठोस का जो घनत्व होता है, ठोस में क्या है? आप देखेंगे कि इसके जो कण होते हैं एकदम बरियारी ठूस ठूस के भरल रहते हैं। ठोस का जो कण होता है, चूंकि अगर देखिए अभी आप लोगों ने कहा कि ठोस है, तो ठोस के कण कैसे होते हैं? एकदम सटल सटल, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कैसे होते? एकदम सटा सटा होता है। यानी कि कम जगह में कणों की संख्या ज्यादा की कम? बहुत ज्यादा। तो इसका कम जगह में अगर ज्यादा कण है तो घनत्व इसका क्या हो गया? ज्यादा हो गया। घनत्व क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो आपसे पूछेगा कि ठोस का घनत्व कैसा होता है? तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। देख रहे हैं ना? अब हमको बताइए कि द्रव का घनत्व कैसा होता है? तो ठोस से कम। इतना ही चीज अगर थोड़ा दूरी दूरी पर कर देंगे तो ये फिर ठोस नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? ये द्रव्य। तो यानी कि कोई आपसे पूछेगा कि द्रव्य का घनत्व कैसा होता है? तो ठोस से कम, ठोस से कम इसका घनत्व होता है कि नहीं? क्योंकि ठोस में कण जो होते हैं एकदम घुसियाल रहते हैं, ढेर मनी होते हैं। तो कम जगह में ज्यादा अगर कोई कण है, इसका मतलब हो गया कि घनत्व उसका क्या है? ज्यादा है। जनसंख्या, हम लोगों के यहां जनसंख्या जो घनत्व है भारत में, वह गांव में ज्यादा है कि शहर में ज्यादा है? शहर में। जगह कम है और लोग ज्यादा है, तो यानी कि जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो गया। अब गांव में जगह ज्यादा है और आदमी क्या है? कम, तो जनसंख्या घनत्व गांव में क्या है? कम हो गया। ठीक उसी तरह से घनत्व का मतलब हो गया कि कम जगह में ज्यादा। तो इसमें ठोस में कम जगह होता है। ठोस अगर छोट इतना है, इसमें कण एकदम पूरा एकदम ठुसियाल ठुसियाल एकदम कोच कोच के भरल होगा। समझ में आ गई ना बात? इसीलिए ही ठोस है, इसीलिए ही ठोस है। का है कि इसका घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है। और ठोस से कम है इसलिए वो बहता हुआ नजर आता है। और गैस में तो एकदम सबसे कम है। इसमें क्या है? सबसे कम। अब समझ में आ गया सबको? समझ में आ रहा? दिमाग काम कर रहा है सबको? चलिए अब जरा सा पढ़ लेते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक। अब क्या पढ़ लेते हैं? द्रव्यनांक और क्वथनांक। देखिए ध्यान से, अब जरा सा बात करते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक की। इसी में दिखाई दे रहा है ना सबको? हो देख लीजिए द्रव्यनांक और क्वथनांक को। छठा विशेषता इसका पढ़ रहे हैं, द्रव्यनांक और क्वथनांक। सबसे पहले द्रव्यनांक के बारे में जानिए कि द्रव्यनांक क्या है और क्वथनांक क्या है। जब कोई ठोस पदार्थ को आप गर्म करके द्रव में बदल देते हैं, किसमें बदल देते हैं? द्रव में। जब कोई पदार्थ को गर्म करके, जब कोई ठोस को गर्म करके किसमें बदल दीजिएगा? द्रव में। तो इसको क्या बोलेंगे? द्रवनांक। क्या बोलेंगे उसको? द्रवनांक।
फिर से हमको बताइए, जब ठोस को गर्म करके किस में बदल दें? द्रव में। किस में बदल दें? द्रव में। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्रवणांक। आ गया समझ में? क्वथनांक का मतलब क्या होता है से बताइए। तो क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। क्या करना? उबलना। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? उबलना। अब आ गया समझ में? उबलना समझते ना? उबलना उबलता है कब? जब हार्ड गर्म हो जाएगा तब। समझे कि नहीं? तो द्रवणांक किसे कहेंगे? जब ठोस को गर्म करने के बाद वह क्या बन जाए? द्रव। तो ठोस गर्म करने के बाद अगर द्रव बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रवणांक। क्या बोलते हैं? द्रवणांक। और जब द्रव उबलने लगे, पूरा खौलने लगे, उबलने लगे, तो उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। अब बताइए, पत्थर ले लीजिए। पत्थर ठोस है? लग रहा है बोलिए नहीं कर रहा। पत्थर क्या है? खूब गर्म कीजिए। गर्म करते 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 क्या वो द्रव बनेगा? द्रव बन जाएगा? लोहा को बहुत टेम्परेचर पर ले जाइएगा तब वह द्रवित अवस्था में आएगा। तो अब हमको बताइए, ठोस का जो द्रव्यनांक है या इसको उबलना है, हमको ये समझाइए, हमको ये बताइए कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा कि कम होगा? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ठोस को द्रव बनाने के लिए टेम्परेचर बहुत लगेगा। लगेगा कि नहीं? तो अब कहता है कि ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा क्यों होगा? इसलिए बहुत ज्यादा होगा कि इसको गर्म करने के लिए बहुत ताप की जरूरत होगी। और गर्म करके क्या बनाना है ठोस को? द्रव। जल्दी तो बनेगा ही नहीं। तो जल्दी नहीं बनेगा, इसका मतलब यह है कि इसका द्रव्यनांक और उबलने का सवाल। क्वथनांक के मतलब उबलना। पहले तो द्रव्य नहीं बनेगा तो उबलेगा कैसे? समझ में आ रही है बात ना? जब ये द्रव बन जाएगा तब ना उबलेगा। तो इसको द्रव बनाने के लिए और इसको उबालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये लगभग कठिन चीज है। यानी कि ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? अब बताइए द्रव का, एक तो ऐसे ही द्रव्य है तो द्रवणांक की क्या जरूरत है? द्रव तो हो गया, तो इसमें क्वथनांक की न जरूरत है, उबालने की न जरूरत है। तो पानी को उबालने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है? 100 डिग्री। तो बताइए, ठोस को उबालने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा भार पड़ेगा, कि द्रव को उबालने में ज्यादा भार पड़ेगा? ठोस को। तो ठोस को भार ज्यादा पड़ेगा, इसमें कम भार न लगेगा। तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा हो गया? ठोस से कम। ठोस से कम। आ रहा समझ में? एकरा में क्या कहना है? ये तो सबसे कम होगा। ये क्या होगा? गैस में सबसे कम। समझ में आ गया बात? अब तो कोई आदमी पूछेगा कि ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा। द्रव्य का द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा होता है? ठोस से कम। और गैस का सबसे कम। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं संपीड्यता। क्या पढ़ लेते हैं? संपीड्य। अब पढ़ लेते हैं हम लोग इसकी विशेषता में संपीड्य। क्या पढ़ लेते हैं? संपीड्य। नहीं उग रहा। संपीड्य। अब आप लोग पूछिए कि संपीड्य है ना, संपीड्य
दबाने पर दबे, दबाने पर वो क्या हो, दबे। बताइए तो अब ठोस संपीड़ीय है कि असंपीड़ीय है? दबा के देखो ना, बेंचवा को दब रहा है? कौन इंच दबा? दिवलिया दबा दो, दिवलिया दबा, एक आधो इंची न दबा हो। ये संपीड़ीय है कि असंपीड़ीय है? तो लिख दो। कितने बच्चों को समझ में आ गया? असंपीड़ीय है। अब एक काम करो, अब बताओ द्रव, द्रव क्या है? अब बताओ कैसे? एगो सिरिंज ले लो, क्या ले लो? सिरिंज, सुइया दे वाला, अब घींच के पानी भर लो, उसका अगला सुइया वाला मुंह निकाल दीजिए और उसको यहां से दाब दीजिए, आगे में ऐसे करके दाब दीजिए और इधर से पूरा हचहचा के हिलाइए, पूरा कस के। पनिया दब का जाएगा? पनिया दब जाएगा? जब तक हवा है तब तक तो करके दबेगा, लेकिन जहां पे पनिया आ जाएगा खूब दबाइएगा, कितना हूं इधर से बंद कैले है, दबा दीजिएगा पानी को आप। अब बताओ द्रव संपीड़ीय कि असंपीड़ीय? तोहनी अपने समझ रहा है, हमको बोल रहा है, हम तो कुछ करिए नहीं रहे हैं, अब आप लोग सब समझियो जा रहे हैं। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो अब बताइए ठोस कैसे होता है, संपीड़ीय कि असंपीड़ीय? द्रव, लेकिन गैस? अरे भैया जब सिरिंजवा में पनिया घींच रहे थे पहले तो दबाए तो भार पड़ा, लेकिन दबाते 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 जब तक हवा हलू ना भैया तब तक तो दबलो, लेकिन जैसे ही पनिया आया तो दबा नहीं, तो गैसवा था तब ना दब गया। तो गैसवा के तो हुमच के दबा दे सकते हैं, न दबा दे सकते हैं? तो जब जिसको दबा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? संपीड़ीय। क्लियर? कितना बच्चा हो गया? आ गया समझ में? तो द्रव संपीड़ीय कि असंपीड़ीय? असंपीड़ीय। द्रव्य? अब गैस? अब चलिए अगला गुण, अब अगला गुण, अगला गुण है बहाव। तो लिख देते हैं कि द्रव बहता है, द्रव बहता है ना, और ठोसो बहता है ना, काहे? अब कहता है बहाव, तो बहाव ठोस में होता है कि नहीं होता है? तो लिख दीजिए नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। द्रव में बहाव होता है? तो लिखिए ना कि होता है। क्या है? होता है। अब गैस में बहुते ज्यादा। कैसा होता है बहाव? बहुत ज्यादा। आ गया समझ में? तो ठोस में बहाव का गुण कैसा होता है? नहीं होता है। द्रव में क्या होता है? और इसमें कैसा होता है? गैस में बहुत ज्यादा होता है। अब सिकुड़ के कितना तय हो? हाँ भैया सिकुड़ रहा है, अभी लास्ट हो गया, अब एक ज्यादा ना सिकुड़, तो एकरे में हमारा 2-3 पॉइंट आगे घुसाना है। अब आओ आगे देख लीजिए, देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है सबको? नौमा देख लीजिए, नौमा विसरण। विसरण की विशेषता देख लीजिए। विसरण मीन्स क्या होता है? मिलना। विसरण मीन्स क्या होता है? मिलना। विसरण मीन्स मिलना। अच्छा बताइए, ठोस को ठोस में मिलाइए, मिल का जाएगा? मिला सकते हैं उसको? नहीं सर। अब हम बताइए क्या ठोस में विसरण होता है? नहीं सर। समझ में आया कि नहीं आया? विसरण माने होता है घुल जाना, मिल जाना। विसरण मीन्स क्या होता है? घुल जाना, मिल जाना। विसरण मीन्स क्या होता है?
मिल जाना। तो अब बताए, तो विसरण का गुण ठोस में होता है कि नहीं होता है? नहीं सर। मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, वो अलगे रहेगा, ये अलगे रहेगा, हम मिलवे ना करेंगे। जा फेंट फाट दो, लेकिन मिले उलेंगे हम नहीं। तो बताइए, तो आपसे पूछेगा कि ठोस में विसरण का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। अच्छा, द्रव में? तो द्रव में नहीं पाया जाता, तो दूधवा में पनिया मिल कैसे जाता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? दूध में पानी मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? तो विसरण का गुण पाया जाता है। चिनिया कैसे घुल जाता है? पनिया में चिनिया डाल देते हैं तो घुला देता है कि नहीं? से घुला देता है। तो जो घुला दे, जो मिला दे, मतलब उसमें विसरण है। तो द्रव में विसरण है, विसरण का गुण पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। अब गैस में भैया, एक गैसा में तरीका में नाइट्रोजनो है, ऑक्सीजनो है, हाइड्रोजनो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब तो मिला हुआ है इसमें। मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? तो पूरा भयंकर मिला देता है ये तो पनियों से ज्यादा इसमें मिलाने का विसरण का गुण है। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें विसरण का गुण भयंकर पाया जाता है, मैंने पाया जाता है। क्या होता है इसमें? पाया जाता है। आ रहा समझ में? पढ़ते चलिए, खाली समझते चलिए। 10वां गुण देख लीजिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। 10वां गुण देख लीजिए, कण का गति का स्थिति। क्या हम बता रहे हैं? कण का गति का स्थिति। कण का गति जो होता है उसकी स्थिति कैसे होती है ठोस में? कण की गति का स्थिति समझिए। ठोस का जो कण का गति है, इसके ठोस के कण कैसे होते हैं? तो एकदम सटे सटे होते हैं। और इनमें जो गति होता है, ठोस में जो कण की गति होती है, अभी पढ़ाए थे ना इसके पहले कि एकदम स्थिर होता है, जिसके कारण वह ठोस है। जिसके कारण क्या है? ठोस है। तो कण की गति जो होती है, ये कण की गति जो होती है वो ज्यादा इधर उधर नहीं होता, एक दूसरे में सटे सटे रहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि ठोस में कण की गति जो होती है वह कैसी होती है? तो भैया यह एकदम अस्थिर होती है। कैसी होती है? अस्थिर। इसीलिए तो ठोस जैसा है वैसा ही रहता है, न घटना है न बढ़ना है, न लंबा होना है न चौड़ा होना है। क्या है? तो उसका गति करता ही नहीं है। ठोस के कण की गति नहीं होती है। समझ में आता है कि नहीं बात इसको? तो आपसे पूछेगा कि कैसी गति इसमें होती है? तो भैया ये स्थिर रहता है। लेकिन द्रव में क्या होता है? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। इसीलिए द्रव बहता है, उसके कण गतिशील होते हैं। द्रव के कण कैसे होते हैं? गतिशील। तो गतिशील होने की वजह से वो क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान बह करके पानी निकल जाता है। आया समझ में? अब गैसवा का तो सोचना ही नहीं है, एक तो आओ गतिशील है, एगो यहाँ है तो एगो वहां है, एगो वहां है तो एगो वहां है, एगो वहां है तो एगो वहां है। तुरंत भर में यहाँ से कुछ हुआ, बस वहां पहुंच गया। इत्र यहाँ खोलेंगे, गंध वहां देगा, है ना? सेंट लगा के आया है, गमकौआ। समझ में आया बात? तो इसमें जो कणों की गति होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे गतिशील। गैस में कैसा होता है? सबसे गतिशील। समझ में आ रही है बात? सबसे गतिशील होती है। अब देख लीजिए, एक और पॉइंट बना करके खत्म कर देते हैं 11 में, कठोरता। अब बताइए, कठोरता, ठोस कठोर की मुलायम? तो कठोरता के मामले में सबसे ज्यादा कठोर है, सबसे ज्यादा कठोर। ठोस कठोर है तब ना, उठा करके मारिएगा तो कपार फूट जाता है ना। ना एगो चीज बताइए, पानी से किसी को मारिए तो ज्यादा चोट लगेगा? और ढेला उठा के मारिए तो चनाक से लके फूट जाएगा। का है भैया? ठोस कड़ा होता है, कठोर होता है, और कठोर से मारिएगा तो चोट लगेगा।
और द्रव्य से मारिएगा तो चोट ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ठोसवा से कम लगेगा। अब बताइए सबसे कम कठोर कौन होता है? तो गैस सबसे कम कठोर। अब कोई हमारा ऑक्सीजन से मारेगा तो क्या चोट लगना है? तो साला उड़ जाएगा रस्तिये में, है कि नहीं? चोट लगेगा उससे नहीं। अच्छा एक काम कीजिए, बैलून में हवा भर के कोई मारेगा पटाख से, कितना हो ताकत लगा के खल्ली भी आके मारेगा तो चोट लगेगा? बैलूनवा से मारना क्या हो जाती है? बड़का बैलून से कोई आया मारे हाक से क्या हो जाएगा? बस वो तो आओ ऊपर में उछल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन कोई आके पत्थर से एक पत्थर मारे तो आगे समझ में। तो कठोरता के मामले में ठोस सबसे ज्यादा कठोर होता है, आ ये ठोस से कम, ये ठोस से कम, आ ये कैसा है? बहुत कम। ये कैसा? बहुत कम। अभी आप लोगों ने पढ़ा ठोस, द्रव और गैस की विशेषताएं। अभी चाहिए ये विशेषता पढ़वे किया है, आगे समझ में? समझ में आ रहा है? अब चलिए आगे, यहां तक पढ़ लिए, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है तो हमको बताइएगा। कुछ बातों को समझ लीजिए। आप ठोस को गर्म कीजिए, क्या कीजिए? गर्म। तो ठोस गर्म करने के बाद किस अवस्था में आता है? द्रव। किस अवस्था में आता है? द्रव। बर्फ क्या है? ठोस है। उसको आप गर्म कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? पानी। पानी क्या है? द्रव। उसको और गर्म कीजिए तो क्या बन जाएगा? गैस। आ रहा है समझ में? अब देख लीजिए, इसका उल्टा कीजिए, इसका उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए। गैस को आप ठंडा कीजिए, गैस को क्या कीजिए? ठंडा। अब इसको ठंडा कीजिए, गैस को अगर ठंडा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? द्रव। और फिर इसको ठंडा कीजिए तो क्या बन गया? ठोस। दो तरह से प्रक्रिया हो रही है, फिर से समझिए मेरी बात को। ठोस को गर्म किए तो क्या बना? बोलिए नहीं रहा है। द्रव को गर्म किए तो क्या बन गया? गैस को ठंडा किए तो क्या बना? अब द्रव को ठंडा किए तो क्या बन गया? समझ में आई बात? उदाहरण समझिए, बर्फ है, बर्फ को आप गर्म कीजिए, क्या बन जाएगा? पानी। पानी को गर्म कीजिए, क्या बन जाएगा? वाष्प। और वाष्प जलवाष्प, वाष्प जैसा उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा कि नहीं उड़ने लगेगा? जैसे आप खाना बनाते हैं, कुकर में जब सीटी मारता है तो क्या बाहर निकलता है? वाष्प। वाष्प क्या है? गैस है। अब इस वाष्प को क्या कीजिए? अब इस वाष्प को आप क्या कीजिए? इस वाष्प को आप क्या कीजिए? ठंडा। उल्टी में है तो ये वाष्प ठंडा होकर क्या बना देगा? पानी। क्या बना देगा? पानी। अब पानी को और ठंडा कीजिए, फ्रिज में रख दीजिए तो क्या बना देगा? आ गया समझ में? आ गया समझ में? अब कुछ बातों को यहाँ सिखाते हैं और सीख लेने के बाद अच्छा लगेगा तो आप तब आपका लैपिंग कीजिएगा एक लाइन में, अच्छा लगेगा तब, ऐसे नहीं। सुनाई दिया? अब देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे परिभाषा हम यही दे देते हैं, देखिए कैसे से बहुत सारे परिभाषा यहीं से दे देते हैं। देखिए यहाँ पे हम द्रव रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं? द्रव। यहाँ पे क्या रख दिए? ठोस। और यहाँ पर क्या रख दिए? गैस। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा, एकदम समझते चलिए, मजा आने वाला है। यही है केमिस्ट्री का कमाल। ठोस को जब गर्म करेंगे, ठोस को क्या करेंगे? गर्म करते हैं। तो ठोस जब गर्म, देखिए तीर का मतलब है कि ऊपर में है। ठोस को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? द्रवण। इस क्रिया को क्या कहेंगे? द्रवण। जब ठोस से द्रव बनता है तो इसको हम लोग द्रवण कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं द्रवणांक। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रवणांक। तो आपसे कोई परिभाषा पूछेगा द्रवणांक किसे कहते हैं,
तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जब ठोस को गर्म करके द्रव बनाते हैं तो उसको ही द्रव्यनांक कहते हैं। द्रव्यनांक की परिभाषा याद रहेगा? हम परिभाषा ना लिखवा रहे थे, नहीं बता। द्रव्यनांक कहते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को? द्रव है, इसको अगर गर्म कीजिए, द्रव को गर्म किए तो वाष्प बनाया, यानी कि गैस बनाया। देखिए ना, पानी द्रव है, इसको पानी द्रव है, द्रव को अगर हम लोग गर्म किए तो क्या बन गया? गैस। तो द्रव को गर्म किए तो क्या बन गया? गैस। तो जब द्रव को गर्म करके गैस बनाता है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? तो कोई पूछेगा कि वाष्पन किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा दीजिए। गर्म करने पर कोई पदार्थ गैस बन जाए, गर्म करने पर कोई पदार्थ गैस बन जाए, कोई द्रव, फिर से समझिए, कोई द्रव को गर्म करने पर गैस बन जाए, कोई पदार्थ, माने कोई पदार्थ नहीं समझे, माने द्रव को, कोई भी द्रव को गर्म करने पर क्या बन जाए? गैस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हो गया। फिर समझिए, ठोस को गर्म करने पर द्रव बन जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आज द्रव को गर्म करने पर गैस बन जाए, इसको क्या कहेंगे? क्लियर हो गया? एक और बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमको है क्या चीज कि ऐसा भी है, ध्यान समझिएगा, कि वैसा भी कुछ पदार्थ है जो ठोस है। जो क्या है? ठोस। आप गर्म कीजिएगा तो द्रव नहीं बनेगा, सीधे गैस बनेगा। ठोस को गर्म कीजिएगा तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? गैस। नव द्रव बना, सीधे ठोस को गर्म कीजिएगा तो कैसे? कपूर देखें, कपूर, कपूर ठोस है, जलाइए। आरती की जय राजा रामचंद्र जी के, हरिहर भक्ति करहूं संतन सुख दे। द्रव बन रहा है वो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हार। तो कपूरवा गैस, द्रव बना के गैस बन रहा है, उड़ रहा है। क्या हो रहा है? कपूरवा क्या था? तो द्रव न बन करके डायरेक्ट क्या बन रहा है? गर्म करने पर क्या बन गया? इस प्रक्रिया को कहते हैं उधर्वपातन। क्या कहते हैं? उधर्वपातन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उधर्वपातन किसे कहते हैं, तो जब किसी ठोस को गर्म करें और सीधे गैस बन जाए तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आया समझ में? इसको क्या कहते हैं? पढ़ाते पढ़ाते अब आगे देख लीजिए। यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए। यानी कि द्रव्यनांक किसे कहते हैं, द्रवण किसे कहते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पन वाष्पीकरण कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, आपने समझा। अब जरा सा देखिए, यहां है द्रव, यहां है ठोस, और यहां क्या है? गैस है। अब यहां से इधर में चलिए, इधर से ध्यान से समझिएगा। गैस को ठंडा कीजिए, देखिए ध्यान से, यहां देखो, गैस को क्या कीजिए? ठंडा। तो गैस अगर ठंडा करने पर क्या बन जाएगा? द्रव। गैस को आपने क्या किया? ठंडा, और ठंडा करने पर क्या बन गया? द्रव। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि संघनन किसे कहते हैं,
तो जब किसी गैस को ठंडा करने पर, क्या करने पर, ठंडा करने पर द्रव बन जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। हो गया परिभाषा कंप्लीट। आ रहा समझ में? चलिए आगे। अब देख लीजिए, कोई द्रव्य है उसको आप ठंडा कीजिए, क्या कीजिए, ठंडा, और ठंडा करने पर क्या बन जाए, भैया पानी को ठंडा कर दीजिए तो बर्फ बन जाएगा। तो भैया बर्फ बन जाएगा। आप पनिया को उठा के फ्रिजवा में रख देते हैं, पनिया के उठा के फ्रिजवा में रख देते हैं, तो फ्रिजवा उसको क्या कर देता है, बर्फ बना देता है, बनाता है ना। तो फ्रिजवा में डाले तो फ्रीजिंग हो रहा है उसका, तो इस प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं। अब फ्रीजिंग माने होता है हिमांक, फ्रीजिंग माने क्या होता है, हिमांक। तो इस प्रक्रिया को हिंदी में क्या कहेंगे, हिमांक, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। हिमांक क्या होता है, हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ। तो जब किसी द्रव को ठंडा करके बर्फ बना ली जाए, माने ठोस बना लिया जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, हिमांक, या इसी प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। हो गया हिमांक की भी परिभाषा। अब समझ लीजिए, अब समझ लीजिए, अगर हम लोग गैस को ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग गैस को सीधा ठंडा कर दिए और ठंडा करने के बाद वह द्रव न बन करके सीधे गैसवा क्या में बदल जाए, ठोस में, सीधे गैसवा किस में बदल जाए, ठोस में, सीधे किस में बदल जाए, ठोस में। तो इस क्रिया को गर्म करने पर भी ऊर्ध्वपातन और ठंडा करने पर भी ऊर्ध्वपातने कहते हैं। अब आ गया समझ में? यस सर। समझ में आ गया बात? यस सर। जब कोई ठोस को गर्म करने पर गैस बन जाए या किसी गैस को ठंडा करने पर ठोस बन जाए, ये दोनों प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कंप्लीट समझ में आ गया? अच्छा, कितना बच्चा हिमांक की परिभाषा दे सकता है, कितना बच्चा हिमांक की परिभाषा दे सकता है? हिमांक किसे कहते हैं, तुम बताओ पीछे। हाँ बैठ जाओ यार, तुम खड़ा हो जाओ इससे पीछे। अब हमको बता, संघनन किसे कहते हैं, बताइए यार। इतना हल्का हल्का चीज आप लोगों को आ रहा है। अब हमारी क्या गलती है कि हम ऐसा पढ़ाते थे? हमारी कोई गलती है? देखिए और प्रमाण देते हैं। खड़ा हो जाओ सौरभ, तुम हमको बताओ वाष्पीकरण या वाष्पन किसे कहते हैं? जब कोई द्रव गर्म करने पर वाष्प में बदल जाए या गैस में बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं, तुम बताओ खड़ा होकर के। द्रवणांक किसे कहते हैं? ठोस को द्रव में कैसे करेंगे? ठोस और द्रव को गर्म करने पर क्या परिभाषा होगी, तुम बताओ। ताली बजा दो। उधर्वपातन किसे कहते हैं? उधर्वपातन देखिए हम सब बता रहा है बच्चा लोग, तू बताओ जी। हाँ कौन बता सकता है? दूसरा बच्चा बोलो 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 बोलो। हटाइए फेल, तू बता। ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातन को यस, जब किसी ठोस को गर्म करने पर डायरेक्ट गैस बने, द्रव न बन करके क्या बन जाए, गैस, या किसी गैस को ठंडा करने पर वह द्रव न बन करके सीधे क्या बन जाए, ठोस। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कंप्लीट हो गया। हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो पदार्थ है ऐसा उसको हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वपातित पदार्थ। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातित पदार्थ।
समझ में आ गया बात? देखिए ध्यान से हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। क्वथनांक माने दिमाग में रखिएगा उबलना होता है। क्वथनांक माने क्या होता है? उबलना। समझ में आ गई बात? द्रव का उबलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब इसमें समझिए कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहेंगे। तो जैसे हो गया कपूर। क्या हो गया? कपूर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नाम है इसका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। या एक और पदार्थ है जिसका नाम है नेफ्थलीन की गोली। नेफ्थलीन की गोली हम आपको बता दे रहे हैं। कभी कभी आप देखिएगा बक्सा में उजला उजला रंग के वो गोली डालल जाता है जो महकता है, तो उसको कहते हैं नेफ्थलीन की गोली। ये अभी गर्म कीजिएगा ना तो सीधे डायरेक्ट गैस हो जाएगा। या जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl इसका नाम है। समझ में आ गया बात? या इसी को बोला जाता है नौसादर भी, इसको हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर। ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थ यानी कि सीधे गर्म करने पर गैस बनेगा। इस सब क्या बनेगा? गैस। सीधे ठोस से क्या बन जाएगा? गैस। और उसी का पुरिया को ठंडा कर दीजिएगा। गैसवा को कहीं माने आपको बताते हैं कि जब वो गैस बन रहा होता है तो उसको कपड़ा पर अगर उसको क्या कर लीजिए, रख लीजिए और थोड़ी देर के बाद उसको झाड़िएगा तो फिर कपूरिया बन करके तैयार हो गया। क्योंकि आपने उसको ठंडा कर दिया, तभी वह क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातित कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। और जो पदार्थ है ऐसा उसको हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वपातित पदार्थ। क्लियर हो गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? वाह, क्लियर हो गया ना? तो आगे बढ़े। आगे जब बढ़ेंगे अभी है ना समय। कितना बज रहा है देखिए तो है? अभी समय। चलिए आगे देखिए। अब आगे देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे चाहे जैसे भी हो। मोबाइल अगर चलेगा तो भी है ना बैटरी उसमें हो। चलिए अब हम लोग वाष्पन और क्वथनांक के बारे में समझ लीजिएगा। देखिए क्वथनांक माने उबालना और वाष्पन, ये दोनों में क्या अंतर है जरा सा समझ लीजिए। वाष्पन और क्वथनांक में अंतर देख लीजिए। ये क्वेश्चन आता है वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। वाष्पन का मतलब होता है कि भैया वाष्प बनना, वाष्पन है। जब किसी द्रव को गर्म कीजिए अगर वह वाष्प बनने लगे तो क्या कहलाएगा? वाष्पन। लेकिन अभी देखिए वाष्पन और क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। उबलने के लिए टेम्परेचर एकदम माने फिक्स होना चाहिए, 100 डिग्री पर ही उबलेगा तो उबलेगा। तो अब वाष्पन और क्वथनांक में जरा सा अंतर देख लीजिए। वाष्प बनने की प्रक्रिया तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर चालू किए हुए हैं गैस को, तो गर्म अगर आप कर रहे हैं तो गर्म जैसे ही कर रहे हैं तो वाष्पन की क्रिया शुरू हो गई। 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में। वाष्पन की जो प्रक्रिया है, वाष्प बनने की प्रक्रिया 10 डिग्री में भी शुरू है, 20 में भी शुरू है, 40 में भी शुरू है, 50 में भी है, 60 में भी शुरू है। लेकिन उबलने के लिए याद रखिए, पानी को उबलने के लिए जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, उबलने का मतलब क्या? खौलना ना, देखते हैं तो पनिया ऊपरे नीचे ऊपरे नीचे ऊपरे नीचे होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उबलना। और केमिस्ट्री में उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक। इसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो बताइए वाष्पन की प्रक्रिया तो 10 डिग्री में हो रहा है, 20 डिग्री में हो रहा है, 40 में हो रहा है, 60 में हो रहा है, 17 में हो रहा है। हल्का गर्म हो रहा है तो हल्का वाष्प बन रहा है, ज्यादा गर्म कर रहे हैं तो ज्यादा वाष्प बन रहा है। लेकिन क्या 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी कभी उबलेगा? 50 डिग्री पर उबलेगा? तो पहला अंतर हो गया कि वाष्पन जो होता है यह हर ताप पर होता है। हर ताप पर होता है। हर ताप का मतलब कितना हो डिग्री, जैसे ही आप गर्म करने लगिएगा तो वाष्पन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्वथनांक करने के लिए यानी कि उबलने के लिए, क्वथनांक होने के लिए ताप फिक्स्ड होता है। ताप क्या होता है? निश्चित होता है। ताप क्या होता है?
निश्चित होता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? उबलने के लिए ताप क्या होना चाहिए? निश्चित। लेकिन वाष्पन होने के लिए ताप निश्चित होने की जरूरत नहीं है। जैसे पानी को खौलना है, पानी का क्वथनांक याद रखिएगा हमेशा कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दीजिएगा ना तो पानी आपका खौलेगा नहीं, पानी आपका उबलेगा नहीं। समझ में आ गई बात? लेकिन ताप कम भी रहेगा ना तो देखिएगा पनिया में से धुआं धुआं किनारे किनारे उड़ने लगता है, तो कम ताप पर होता है। लेकिन उबलने के लिए ताप क्या है? फिक्स्ड है। तो पहला अंतर हो गया। वाष्पन की क्रिया कहां होती है? देखिए वाष्प बनेगा ना, जैसे आप चाय बनाने के लिए सस्पेन में पानी उनी रखते होंगे ना तो देखिएगा किनारे किनारे धुआं निकलता होगा, यानी कि वह वाष्प बन रहा है। तो वाष्पन की क्रिया कभी भी देखिएगा पानी के नीचे से वाष्प नहीं निकलते हुए नजर आएगा, ऊपरी भाग से निकलते हुए नजर आएगा। लेकिन खौलेगा तो नीचे ऊपरे हुई रहेगा, नीचे हूं जाएगा ऊपरे हूं आएगा, नीचे हूं जाएगा ऊपरे हूं आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि वाष्पन की क्रिया कहां होती है? दूसरा नंबर पर। तो वाष्पन की क्रिया द्रव की ऊपरी सतह पर। कहां? द्रव की ऊपरी सतह पर। किस सतह पर? ऊपरी सतह पर। लेकिन उबलने की क्रिया पूरा द्रव में, उबलने की क्रिया पूरा द्रव में। तो इसमें क्या लिखेंगे? यह पूरा द्रव में होता है, पूरा द्रव में होता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो वाष्पन और क्वथनांक में अंतर आप लोग को आ गया समझ में? वाष्प बनने के लिए है ना कोई भी ताप हो सकता है, और यह जब भी होगा तो द्रव के ऊपरी सतह पर होगा। लेकिन क्वथनांक होने के लिए फिक्स्ड टेम्परेचर की जरूरत है, निश्चित टेम्परेचर की जरूरत है। और जब ये उबलना शुरू होगा ना तो ऊपरे से नहीं, नीचे ऊपरे सब जगह से उबलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आ गया समझ में? तो ये भी टॉपिक समाप्त। ये भी टॉपिक क्या हो गया? समाप्त। आ गया समझ में? सीधा बैठो ना जी, सीधा बैठो ना, दम लग रहा कि पड़ गया एकदम। पर हाँ हम रहे हैं, थकना हमको चाहिए। अब गद्दूस नियत कह रहे तुम लोग बैठा हुआ है, हम खड़े हैं, तो हम बक रहे हैं तो नहीं सुन रहे हो। ये प्रक्रिया समझ में आ गया। अब चलिए आगे। अब आगे में क्या देखिएगा सो समझिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक समझ लीजिए। ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है, वाष्प बन रहा है, इस चीज को कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं? सबसे पहले इस चीज को समझिए, और इसको जैसे समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ गया बहुत सारा चीज। प्रभावित करने वाले कारक। अब हम एक बात बता रहे हैं। वाष्प आप एक काम कीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, उस पानी को लोटा में डाल दीजिए, और फिर एक गिलास पानी को थाली में डाल दीजिए, और फिर उसी एक गिलास पानी को कटोरा में डाल दीजिए। क्या कीजिए? कटोरा में डाल दीजिए। देखिए समय समाप्त हो गया है, इसलिए इसमें बचा हुआ टॉपिक्स हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन 2 मिनट का और समय दीजिए ताकि हम ये वाला टॉपिक को आप पूरा कर लेते हैं, है ना? फिर हम पढ़ा देंगे, मैंने कल पढ़ा देंगे तो कल खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला, हमने क्या कहा? आप एक गिलास पानी को 3 पात्र में रखिए, एक लोटा में रख लीजिए, उसी को आप किसमें बोले कटोरा में रख लीजिए, और उसी को हम लोग किस में रखिए? थाली में। बाहर निकलिए, थाली में रखिए। अब जब हम लोग गर्म करेंगे तो सबसे पहले और बहुत जल्दी वाष्प कौन वाला पात्र वाला जल्दी से वाष्प बदलेगा? कटोरा वाला कि लोटा वाला कि थरिया वाला?
जोर से बोलिए। थाली वाला, थाली वाला जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा। का है तो आप लोग कहिएगा पनिया पसर गया पूरा थरीवा में, यही ना बोलिएगा। लेकिन सब तो है एक एक गिलास पानी, सब पानी क्या है एक एक गिलास है। लेकिन थाली में जो पानी आपने रखा तो थाली का सतह यानी कि थाली का जो जगह, थाली का क्षेत्रफल ज्यादा था। थाली का क्षेत्रफल क्या था? ज्यादा था। तो थाली का क्षेत्रफल ज्यादा था तो उसको अगर हम गर्म करेंगे तो फटाक से सगरों से गर्म होकर के वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। जबकि एक लोटा में करेंगे तो पानी एक अस्थायी तौर पर जमा हो गया और उसका क्षेत्रफल कम है, इसलिए उसको वाष्प बनने में, गर्म होने में समय ज्यादा लग रहा है। समझ में आ रही है? लोटवा में ज्यादा लगेगा, ओकरा से कम लगेगा कटोरवा में, और कटोरवों से कम लगेगा कहां? थरीवा में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा होगा वाष्पीकरण उतना तेजी से होगा। आ गया ना समझ में? तो हम अगर लिखें कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है तो सतह का क्षेत्रफल, तो कोई दिक्कत होगा? सतह का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है कौन चीज? वाष्पीकरण। निर्भर करता है कौन चीज? वाष्पीकरण। आ गया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या इसका मतलब निकला? सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन तेजी से होगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन कैसा होगा? तेजी से होगा। और सतह का क्षेत्रफल घटेगा तो वाष्पन घटेगा। वाष्पन क्या होगा? घटेगा। क्लियर? कितना बच्चा हो गया? और उदाहरण इसमें हम क्या दिए? थाली में पानी, कटोरा में पानी और लोटा में पानी, सेम पानी, लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा किसमें होगा? थरीवा में। समझ में आ रही है बात? तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या हो गया? सतह का क्षेत्रफल। और दूसरी बात कौन हो गया? तो तापमान। टेम्परेचर हाई रखिएगा तो वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होगा, टेम्परेचर कम कर दीजिएगा तो वाष्प धीरे धीरे होगा। तो तापमान पर निर्भर हुआ ना। वायु के वेग पर, वायु के वेग पर। अब बताइए, तेजी से वायु चलेगा तो कपड़ा जल्दी नहीं सूख जाएगा? अब हवा कम तेजी से चलेगा तो कपड़ा कम तेजी से सूखेगा। समझ में आ रही है बात ना? सूखने का मतलब क्या है? पानी वाष्प बनकर के उड़ गया। सूखने का मतलब क्या है? आप पानी से भींगेले थे, हवा में पसार दिए, जैसे ही हवा में कपड़ा को पसार दिए तो कुछ देरी के बाद हवा सूख गया तो क्या हुआ? हवा क्या, पनिया क्या बन गया? वाष्प। कौन बना दिया उसको? वाष्प। तो हवा कौन? हवा। तो हवा अगर तेज होगा तो वाष्प जल्दी बनेगा, हवा कम होगा तो वाष्प कम बनेगा। आया समझ में? और चौथा कारक है वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु में पानी की मात्रा। जैसे अच्छा एक चीज बताइए, गर्मी में वायु में पानी की मात्रा ज्यादा होती है कि ठंडा में? आप जब ठंडा में जो वायु बहता है उसमें आपको नमी ज्यादा मिलता है कि गर्मिया वाला में नमी ज्यादा मिलता है? किसमें? ठंडा में। ठंडा वाला हवा में पानी का कण रहता है जिसके कारण एकदम जड़ जाते हैं। और जड़वा में देख, गर्मी में क्या होता है? बाप रे बाप, नमी रहबे नहीं करता, मारता है लू के एकदम सुखा देता है शरीर। नहीं तो यानी कि गर्मी में जो हवाएं बहती हैं उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, नमी की मात्रा नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो गर्मी में हवा है उसमें आर्द्रता नहीं होती है, लेकिन बरसात वाला में या जाड़ा वाला में जो हवा बहता है उसमें आर्द्रता होती है। तो जिसमें आर्द्रता होगी
वह कपड़ा को कम सुखाएगा, और जिसमें सुखापन होगा, आर्द्रता नहीं होगा, वह जल्दी से कपड़ा को सुखा देगा। इसीलिए गर्मी में आप तुरंत भर में पानी में डाल करके पसार देते हैं, तुरंत वाष्प बना देता है, क्योंकि उसमें आर्द्रता नहीं है। लेकिन जाड़ा में, बरसात में वही कपड़ा को धो करके पसार देते हैं, तो सूखने में गर्मी की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है कि नहीं लगता है? तो आपका जो है वाष्पीकरण वायु की आर्द्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वायु की आर्द्रता पर निर्भर करता है। आज रहने दीजिए इतना ही। तो आपसे कोई पूछेगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक है? 4। कौन कौन? सतह का क्षेत्रफल, तापमान, वायु का वेग, वायु की आर्द्रता। आगे समझ में? बाकी बचा हुआ कल।